नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है अस्थमा यानी दमा। क्या होता है दमा, क्या है इसके कारण और बचाव। विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, पल्मोनोलॉजिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, नई दिल्ली। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा। निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं अनुप्रिया जी, प्रदीप जायसवाल, मीनू सिंगला, पंकज कुमार। किरण अपनी माताजी के लिए सवाल पूछ रही हैं, ओमवती जी, मंजू देवी और सुधीर गोयल। अस्थमा फेफड़ों का एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज को सांस लेने में कठिनाई और सूखी खांसी होती है। आधुनिकीकरण और बढ़ते प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव न सिर्फ वातावरण बल्कि इंसान को भी बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित कर रहा है। प्रदूषित वातावरण का सबसे बुरा असर यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, जिससे कई तरह की सांस संबंधी परेशानियां जन्म ले सकती हैं। इसमें से एक बड़ा नाम है अस्थमा का, जिसे दमा भी कहा जाता है। अस्थमा पोल्यूशन के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है। चलिए डॉक्टर पुनीत अरोड़ा से जाने कि अस्थमा क्या है और उसके कुछ लक्षण क्या होते हैं। डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, अस्थमा यानी कि दमा, इन दिनों पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और बहुत सारे मरीज जो हैं अस्थमा और दमा से परेशान हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि अस्थमा क्या होता है और इसे कैसे पहचानें। ये अस्थमा है, ये एक सांस की बीमारी है। इसके जो सबसे समांतर लक्षण होते हैं कि मरीजों को बैठे बैठे उनकी सांस फूलने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं अटैक्स ऑफ ब्रेथलेसनेस। कुछ मरीज होते हैं जिनमें खांसी आती है, सांस नहीं फूलता। कुछ मरीजों को ऐसा अनुभव होता है कि उनकी छाती में जकड़न है। कुछ मरीजों को गले में कुछ जकड़न सी महसूस होती है। जो सबसे इसका कॉमन प्रेजेंटेशन है वो है अटैक्स ऑफ ब्रेथलेसनेस। बैठे बैठे सांस फूल जाती है और अपने आप कुछ देर के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। तो ये सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन है अस्थमा की। इन सब लक्षण अगर किसी मरीज में है तो उनको अपने अस्थमा की जांच करानी चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, अक्सर हमने सुना है लोगों से कि चलते चलते सांस फूल रही है, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि कई बार बैठे बैठे सांस फूलना या सांस ना आना भी इसका एक कारण हो सकता है या लक्षण हो सकता है। जो चलते चलते जिनको सांस फूलती है उसमें अन्य बीमारियां ज्यादा होती हैं, जैसे COPD या हार्ट की बीमारियां या और कई कारण होते हैं जिनमें चलने पे सांस फूलती है। दमे में भी सांस चलने पे फूल सकती है, मगर जो सबसे इसका विशेष जो इसका पहचानने का लक्षण है कि वो मरीजों को बैठे बैठे भी सांस फूल जाती है और अपने आप ठीक भी हो जाती है। ये दमा का सबसे सामान्य लक्षण है। जी,
तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारा कार्यक्रम है कुछ वरिष्ठ नागरिकों के सवालों के साथ मैं लेकर के आई हूँ। तो जो हमारे सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक हैं वो आपसे सवाल जानना चाहते हैं। उनका सवाल है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी आयु 62 वर्ष है। मुझे पिछले करीब 20 साल से अस्थमा की शिकायत है और मैं ये नोट करती हूँ कि जब भी सीज़न चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आए, गर्मी से बारिश आए, सर्दियों की शुरुआत हो दीपावली के बाद खास तौर पे, तो मुझे एकदम से अस्थमा की प्रॉब्लम ट्रिगर करती है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है या ऐसे कोई प्रिकॉशन है जिससे मैं कुछ सावधानी बरत लूँ पहले कि मेरे को ये समस्या ना हो? ऐसा होता है, हाँ, ये मौसम बदलना एक बहुत आम कारण है अस्थमा के मरीजों के सिम्टम्स बढ़ने का। तो जो भी अस्थमा के मरीज हैं जिनको सालों सालों से दमा है, उनको ये चीज पता रहती है कि इस मौसम में या इस मास में हमारे जो सिम्टम्स हैं, जो हमारे लक्षण हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही वो मास या वो आ रहे होते हैं तो उन मरीजों को उस टाइम पे जो प्रिकॉशंस हैं वो अपनी बढ़ा देनी चाहिए। जो अपनी दवाइयां हैं निरंतर रूप से उसी टाइम पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। और भी कई जो प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बताते हैं, जो भी सावधानियां बताते हैं, उनको नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए। इससे आप काफी हद तक अपने अस्थमा के सिम्टम्स को शुरू होने से पहले कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो युवाओं के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं फिट रहने के लिए भी, जैसे कि साइकिलिंग है, स्विमिंग है। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए अस्थमा शुरू हो रहा है या कोई एलर्जी है किसी तरह की, तो सर उसमें तो स्टैमिना की जरूरत है। तो वो लोग क्या करें जिन्हें एक्सरसाइज करना पसंद है? क्या अस्थमा एक्सरसाइज करने वाले मरीजों के लिए मना है इस तरह की फिटनेस के कोई चीजें? ये एक बहुत भ्रांति है कि जिन लोगों को दमा है वो व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप अपनी दवाइयों से अपना पूरा अस्थमा आपका नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, तो आप अपना व्यायाम या एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। इसमें जो खासकर दमा के लिए जो एक्सरसाइजेस बताई गई हैं वो स्विमिंग उसमें है, योगा है। सो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो विशेषकर से अस्थमा वाले मरीजों को लाभदायक रहती हैं। बाकी आप जो भी व्यायाम करना चाहते हैं, जो भी एक्सरसाइजेज आपको पसंद है, रनिंग, जॉगिंग या और एरोबिक एक्सरसाइजेज, वो सब भी आप कर सकते हैं। किसी चीज की मनाही नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप दवाइयों से आपका अस्थमा कंट्रोल्ड है, तो आप जो भी व्यायाम चाहें वो आप कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल सुधार लें तो अच्छे से अच्छा जो अस्थमा जो बिगड़ा हुआ होता है वो भी कई बार जो ये एक्सरसाइज होती है उसकी वजह से वो कंट्रोल हो जाता है, वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। देखो, किसी भी बीमारी के लक्ष्य में यही चीज होती है कि आपको एक आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपका रहन सहन है, वो अच्छा प्रॉपर हेल्दी होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अस्थमा के बारे में भी जो चीजें बताई गई हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, खाना, अपना सादा भोजन खाना, सादा और पौष्टिक भोजन लेना, समय पे सोना, समय पे जागना, व्यायाम करना, तनाव से दूर रहना, ये सब चीजें हमें बताई जाती हैं अन्य बीमारियों के लिए, ये अस्थमा के विषय में भी उतनी ही ये सत्य है। ये जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले वरिष्ठ नागरिक का सवाल है, वो आपसे जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, उम्र मेरी 63 साल है और मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ और ये मेरे फादर को भी थी और अब ये मेरे बेटे को भी थोड़ा थोड़ा है। परंतु मैं चाहता हूँ कि मुझे इस बारे में मार्गदर्शन दीजिए कि मेरे पोते पोतियों को तो नहीं हो पाएगा और हमें इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम जब चेंज होता है तो बहुत परेशानी होती है। देखिए, ये चिंता सभी पेरेंट्स को, माता पिता को रहती है कि जिस बीमारी से वो ग्रस्त है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनसे बचे रहें। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि अस्थमा अगर आपके माता पिता में है तो जरूरी है ये बच्चों में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर कुछ अभी ऐसी कोई दवाई भी नहीं है हमारे पास कि हम जिससे कह सके कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जीन थेरेपी एक हो सकता है कि जो फर्दर फ्यूचर में ये इस चीज को प्रिवेंट कर सके, मगर अभी तक ऐसी जीन थेरेपी सामान्य रूप से अवेलेबल नहीं है। तो अगर जिनके भी बच्चे हैं, जिनके माँ बाप को अस्थमा है, उनको थोड़ी सी प्रिकॉशंस जैसे धूल मिट्टी से बचना, खाने में सावधानी बरतना, मौसम में सावधानी बरतना, ये सब चीजों को अपनाना चाहिए। विशेषकर से हम किसी दवाई से इसको रोक नहीं सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि आपको
आपके माता पिता में या आपके दादा में अस्थमा था तो आपको जरूरी होगा, ये जरूरी नहीं है। जी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये चलती आ रही है तो ये ब्रेक भी हो सकती है चीजें। हाँ जी, ये जेनेटिक डिजीज जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि जरूर अब जाएगा, ये बच्चों में जाएगा, ऐसा 100% नहीं है। ऑल्दो इसका प्रतिशत जरूर बढ़ जाता है, मगर 100% नहीं है ये। जी, तो डॉक्टर साहब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम मीनू श्रृंखला है, मैं 62 साल की हूँ। मुझे अस्थमा है, मैं मास्क कैसे लगाऊं, सांस लेने में तकलीफ होती है। देखिए, ये जो दमे के मरीज होते हैं, अस्थमा के मरीज हैं, उनको थोड़ा डिफिकल्टी परेशानी जरूर आती है मास्क लगाने में। तो जो अधिकतर जो ज्यादा परेशानी देखी गई है वो N95 मास्क से आती है। अगर आप अपने एक नॉर्मल वातावरण में है तो आपको N95 मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आप साधारण मास्क जो होता है, सर्जिकल मास्क है या अपनी क्लॉथ्स मास्क है, वो फिर भी आप लगा सकते हैं, उनसे इतनी परेशानी नहीं रहती। जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अगर उनको अस्थमा है, वो अपनी वर्क प्लेस में उनके लिए थोड़ा सा जरूर ये मुश्किल होता है लगाना, मगर सामान्य व्यक्ति जिसकी जॉब स्वास्थ्य फील्ड से हटकर है, वो लोग नॉर्मल मास्क लगा सकते हैं, उसमें इतनी परेशानी नहीं रहती। जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। अब अगले वरिष्ठ नागरिक के सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनका सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, मेरा नाम पंकज मिश्रा है, मैं 61 ईयर्स का हूँ। मुझे अस्थमा है, जब भी मौसम बदलता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे लिए कौन सा सीजन अच्छा रह सकता है जिससे कि मैं कहीं जाना आना आराम से करूं? जी हाँ, ये भी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट रहती है पेशेंट की कि इस फला मौसम में हमारा अस्थमा बढ़ जाता है। और जिन मरीजों को अस्थमा कई सालों से है, वो पहचान लेते हैं कि किस सीजन में उनका अस्थमा बढ़ता है। बेसिकली कई ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिससे अस्थमा बढ़ता है। जैसे हम ग्रीष्म ऋतु से पतझड़ की ओर आ रहे हैं, या सर्दियों से हम बसंत ऋतु में जा रहे हैं, फ्रॉम विंटर्स टू द स्प्रिंग सीजन। तो ऐसे सीजन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पराग के कण वातावरण में आ जाते हैं काफी मात्रा में। कुछ लोगों का जो दमा इन पराग के कणों से ट्रिगर होता है, उनको दिक्कत होती है। तो ये पूरे साल में विभिन्न वृक्ष हैं, हर वृक्ष का अलग अलग समय होता है पोलन ग्रेन्स हवा में छोड़ने का। तो आप जिस एरिया में हैं, उस एरिया के आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया में जो पोलन ग्रेन्स इस सीजन में आते हैं और मेरी जो अस्थमा का कंट्रोल थोड़ा बिगड़ जाता है, तो उस सीजन में आप प्रिकॉशंस लेके, उसके अलावा आप जो सीजन आपके लिए, जिस सीजन में आपको दिक्कत नहीं होती है, उस सीजन में आप थोड़ा बाहर आना जाना थोड़ा अपना बढ़ा सकते हैं। जिससे आपको दिक्कत हो रही है उस समय आप थोड़ा आना जाना अपने उस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है। जी, डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न है एक यहाँ पर। डॉक्टर साहब, कई महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी में अगर अस्थमा की मरीज है तो सर प्रेगनेंसी में तो मना किया जाता है कि कोई दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, तो क्या प्रेग्नेंट महिला जो है उसके लिए कोई सावधानी है कि वो एक तो बच्चे से कम बचाव हो सके, उसके बच्चे का अस्थमा से, और वो भी सुरक्षित रह सके? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब जो अस्थमा वाली महिलाएं हैं, उनको अपनी आगे पीढ़ी भी बढ़ानी है, मगर उनके मन में ये एक प्रश्न हमेशा रहता है कि अगर हम इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो क्या ये दवाइयां हमारे बच्चे पे असर करेंगी, हम कैसे इसका बचाव करेंगे। तो इस जो देखा गया है कि जो 30% मरीज हैं उनका अस्थमा काफी सुधार हो जाता है उसमें। जैसे वो प्रेगनेंसी आती है तो उनके अंदर ये अस्थमा के लक्षण कम हो जाते हैं। 30% मरीज हैं जिनमें लक्षण पहले जैसे ही रहते थे, कुछ 30% हैं जिनमें लक्षण बढ़ जाते हैं। मगर इसका भी इलाज है कि जो भी हम इनहेलर्स देते हैं इसके लिए, वो सब काफी सेफ रहते हैं प्रेगनेंसी में। आप इनहेलर्स को बिना किसी डर से ले सकते हैं, क्योंकि इनहेलर्स की जो दवाइयां होती हैं वो हमारी ब्लड में नहीं जाती और ना बच्चे तक उनकी मात्रा पहुंचती है। तो इनहेलर्स एक बहुत ही सेफ दवाइयां हैं अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, जो आपके बच्चे पर भी असर नहीं करती। और जो बाकी दवाइयां भी हैं जिनको इनहेलर्स के अलावा और दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं, जो साइंटिफिक स्टडीज है, रिसर्चेस के हिसाब से देखा गया है कि वो भी बच्चे के ऊपर कोई प्रतिकूल असर उनका नहीं होता। बल्कि हाँ, अगर अस्थमा बिगड़ा रहे, कंट्रोल ना होए, तो उससे जो आगे बर्थ डिलीवरी है या बच्चों में इतने वो स्वस्थ पैदा नहीं होते। तो अस्थमा कंट्रोल
दवाइयों से करके आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ेंगे, अपने अगले वरिष्ठ नागरिक का सवाल यहाँ लेंगे। एक लड़की है, वो अपनी माता के लिए सवाल पूछना चाहती हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम किरण है। मेरा आपसे एक सवाल है। अपनी मम्मी के लिए उनकी सांस बहुत फूलती है, वो एक सीढ़ी चढ़ती हैं तभी उनकी सांस फूलने लग जाती है, तो आप क्या मुझे बताएंगे कि उनको कहाँ दिखाना सही होगा, किस डॉक्टर के पास जाएं? देखिए, ये भी स्थिति कई बार आ जाती है। आप अपनी जो रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हैं उनके बावजूद भी आपके जो लक्षण है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, आपकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, और ये अगर नहीं वो कंट्रोल हो रही कुछ दिनों में, तो आप में ऐसे में आपको एक चेस्ट फिजिशियन, छाती रोग विशेषज्ञ से मिल लेना चाहिए। वो आपके कारणों का विश्लेषण करेंगे कि कोई ऐसा कारण तो नहीं है, आपको एसिडिटी तो नहीं है, कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, या आपके खान पान में कोई ऐसी कमी तो नहीं है, या कोई और आपको इन्फेक्शन तो नहीं हो रही जिससे आपके ये लक्षण बढ़ रहे हैं। और उनका इलाज भी जब प्रॉपरली होगा तभी आपके अस्थमा के सिम्टम्स हैं, लक्षण है, वो कंट्रोल में आएंगे। तो जिन भी लोगों का अस्थमा घर पे काफी देर से कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको अपने डॉक्टर से मिलके उसका इलाज करवाना चाहिए, इससे उनको राहत मिलेगी। तो डॉक्टर पुनीत, हम आगे बढ़ेंगे और अपना अगला सवाल लेंगे। हमारे अगली जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी चिंता थोड़ी गहन है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम मोमबत्ती है, मेरी उम्र 64 साल है। डॉक्टर साहब मुझे बहुत टाइम से अस्थमा है, मेरे छोटा पोता पोती हैं, मुझे जब खांसी आती है तो बहुत तेज आती है। क्या मेरी बीमारी इन बच्चों में फैल सकती है? ये बच्चे ज्यादातर मेरे साथ ही रहते हैं, खाना भी खाते हैं। आप मुझे बताइए कि इसके लिए मैं क्या करूं? जी, ये एक हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी काफी चिंता रहती है अपने पोते पोतियों के लिए, मगर इस चीज से निश्चिंत रहें कि अस्थमा एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो ये बीमारी है, ये आपके पास होने से, या आप उनकी जब केयर करते हैं, या उनको भोजन परोसते हैं, या उनके साथ खेलते हैं, या उनको कहानियां सुनाते हैं, तो ये आपसे ये उनमें ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रह के उनके साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो सर, अगर बच्चे जो हैं कई बार वो दादा दादी जो खा रहे होते हैं उनका झूठा भी खा लेते हैं, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम? देखो, वैसे खाना तो जो हम कहते हैं कि जूठा नहीं खाना चाहिए किसी का, मगर ऐसा इससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे ही हमें मतलब अपना खाना जूठा नहीं खाना चाहिए, मगर क्योंकि हम भारतीय हैं सब लोग, तो हमारी थोड़ा कल्चर में ऐसा है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके खाते हैं, बट विशेष तौर से बीमारी के हिसाब से कोई ऐसी मनाही नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक महिला है जो आपसे जानना चाहती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे अस्थमा है, अस्पताल जाने से बहुत डर लगता है, इसका इलाज कैसे होता है? अस्थमा का टेस्ट कैसे होता है? इसमें क्या क्या करते हैं? देखो, इसमें इतनी अस्थमा ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। उसका इलाज और डायग्नोसिस करा के ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। देखो, इसमें ऐसे रहता है, इसका जो डायग्नोसिस है बीमारी का पता करना भी बहुत सरल है। जब आप डॉक्टर को अपने लक्षण बताते हैं और आप अपना स्टेथोस्कोप आपकी छाती पे लगाते हैं, तो काफी 80% टाइम तो आपका डायग्नोसिस वहीं पे बन जाता है, आपकी बीमारी का डायग्नोसिस वहां पे क्लियर हो जाता है कि आपको दमा है। कुछ मरीज हैं जिनके लक्षण सामान्य नहीं है, असाधारण लक्षण है, उन लोगों में कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। पीएफटी लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं, वो भी बहुत सरल होते हैं। आपको एक मशीन के अंदर फूंक मारनी होती है अपने पूरी क्षमता से, और उससे पता चलता है कि आपके जो लंग्स हैं उनमें कोई रुकावट तो नहीं है, आपकी सांस की नलियों में। कुछ केसेस में हमें ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, तो बहुत ही रेयर केसेस हैं जिसमें हमें कोई डिफिकल्ट टेस्ट करना पड़ता है। तो बहुत साधारण रूप से इसका डायग्नोसिस बन जाता है और इलाज भी बहुत साधारण है। मोस्ट केसेस में, अधिकतर केसेस में हम इनहेलर्स लेते हैं, वो हमारी जो दवाइयां हैं लंग्स तक डिलीवर करते हैं और हमारे सारे लक्षण कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ केसेस में जिनमें खाली इनहेलर से फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कुछ खाने वाली दवाइयां भी, ओरल टेबलेट्स लेनी पड़ती हैं। तो इन सब से बहुत सरल रूप से ही दमा, अस्थमा का कंट्रोल हो जाता है, जिसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल टेस्ट है और सिंपल ट्रीटमेंट है इसका। जी
डॉक्टर साहब, इनहेलर का इस्तेमाल आप बार बार करते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं इनहेलर बहुत सेफ होता है, लेकिन सर भ्रांतियां हमारे भारत देश में कम नहीं है। अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति इनहेलर ले रहा होता है तो बहुत सारे लोग उसे अजीब तरह से देखने लग जाते हैं। इस बर्ताव के डर से वो इनहेलर इस्तेमाल करना नहीं चाहते, माता पिता अपने बच्चों को नहीं देना चाहते। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से संदेश देंगे? देखिए, ये थोड़ा सा समाज में एक चलन तो है कि जो व्यक्ति इनहेलर्स लेते हैं उनको थोड़ा सा अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, मगर ये चीज हमें हेल्थ एजुकेशन के द्वारा ये चीज सामान्य जनता तक पहुंचानी है कि जो इनहेलर्स हैं ये सबसे सेफ है, सबसे इजी लेने के लिए है, इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ना इनकी आदत पड़ती है। इनहेलर्स लेने से आदमी अपनी सामान्य जिंदगी जी सकता है, अपना व्यायाम कर सकता है, कहीं भी घूमना हो कर सकता है, अपनी जो भी रुचियां हैं उनको अच्छे से जी सकता है। तो इनहेलर्स के बारे में जो भी गलत धारणाएं हैं उनको हमें थोड़ा समाज में हमें जहां भी मिले हमें उसको दूर करने का प्रयास करना है। जी डॉक्टर साहब, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अंतिम सवाल है हमारे वरिष्ठ नागरिक का कि डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम सुधीर गोयल है, मेरी उम्र 63 साल है, मैं रिटायर्ड हूँ और मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ। मेरे को जब ये मौसम चेंज होता है प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है, तो इसमें मैं खान पान पे क्या ध्यान दूं, क्या चीज छोड़ूं और क्या चीज मैं यूज करूं, कृपया करके बताइए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे दमे के मरीज होते हैं जिनको कई बार किसी खाने से एलर्जी होती है, तो विशेषकर से सबसे पहले तो हमें यह है कि हमें एक सामान्य जो हम पौष्टिक भोजन लेते हैं घर का बना हुआ भोजन ही लेना चाहिए। फास्ट फूड से, जो बाहर का खाना है उससे परहेज रखना चाहिए। उनमें कई बार प्रेजर्वेटिव्स होते हैं या अन्य केमिकल्स होते हैं जो दमा को ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि कुछ मरीज हैं जिनको कुछ जो खाने के पदार्थ हैं उनसे एलर्जी हो सकती है, जैसे कि पीनट, ये हमारी जो मूंगफली है, ग्राउंडनट हो गया, या अपना ये अखरोट है, या कोइयों को फिश से हो सकती है। तो वो मरीजों को ओवर द टाइम पता चल जाता है कि उनको जिस चीज से खाने से उनके दमे के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो उनको अपने खाने से उनको इन चीजों का परहेज करना है। अदरवाइज उसके अलावा जिन चीजों से दिक्कत नहीं है वो सब वो पूर्ण मात्रा में ले सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब मेरा एक सवाल है आपसे। वो सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, क्या दमा जो है वो पूरी तरीके से उसका क्योर किया जा सकता है, क्या पूरी तरीके से उसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, दमा के बारे में क्योंकि ये जेनेटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसका पूरी तरीके से हम जड़ से कोई इलाज नहीं है। जैसे इन्फेक्शंस का हो जाता है, निमोनिया का है, टीबी का है, इसका पूरा जड़ से इलाज नहीं है, मगर दवाइयों से ये पूरा कंट्रोल रहता है, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। आपकी पूरी दिनचर्या नॉर्मल रहेगी, आप अपना घूम फिर सकते हैं, आपकी और भी जो जिंदगी में रुचियां हैं उनको निभा सकते हैं। क्योर हर पेशेंट में नहीं हो पाता। दवाइयां हम जो देते हैं उनसे सिम्टम्स काफी कंट्रोल हो जाते हैं, और कई बार देखा गया कई मरीजों को सालों सालों तक कंट्रोल रहता है। बट ये हम फिर भी नहीं कह सकते कि 100% की उनका दमा ठीक हो गया है और दोबारा अटैक नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपकी तरफ से मिली, लेकिन जाने से पहले मैं अपने सभी वरिष्ठ नागरिकों की हेल्थ के लिए आपसे एक सुझाव जरूर लेना चाहूंगी जो आप हमारे सुनने वालों को देना चाहें। देखिए, दमा एक आजकल बहुत ही सामान्य बीमारी हो गई है, जिससे हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जो डायग्नोसिस है वो भी बहुत इजी है, सरल है। जो इसकी जांचें हैं वो भी बहुत सरल हैं, और दवाइयां भी ऐसी हैं जिनको लेने में कठिनाई नहीं है ज्यादा। तो आपको अपने दमे के साथ नहीं जीना है, दमे को कंट्रोल करके एक अपनी पूरी फुल ऑन जिंदगी जिसे कहते हैं, आपको पूरे जोश से अपनी जिंदगी जीनी है, दमा के होते हुए भी। डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, आपने अपना वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो दोस्तों, आमतौर पर अस्थमा आधी रात या सुबह के समय ज्यादा देखा जाता है। इसके साथ ही कुछ मरीजों के सीने में जकड़न भी होती है, लेकिन ये लक्षण काफी दिनों के लिए मौजूद रह सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपने शरीर में कुछ भी ऐसे बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं जो आपके सांस से संबंधित हो, तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अब इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार
एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM